नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 7 का हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक का पहला लेसन, जिसका नाम है वन्य जीव एवं संरक्षण। देखिए, किताबें हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं। नई किताबें इस बार लगाई गई हैं आरबीएससी में। ये किताबें प्रश्न उत्तर के रूप में और इसी में प्रश्न उत्तर के रूप में इसकी शुरुआत की गई है। कक्षा के अंदर एक नया विद्यार्थी आया है, ईशान, और वो आया है भरतपुर से, क्योंकि उसके पिताजी वन विभाग में कार्यरत थे और वो यहाँ आकर केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के बारे में जानकारी देता है और शिक्षक है उस पक्षी उद्यान के बारे में साइबेरियन क्रेन या सारस, बगुला, बया, कोयल, बटेर आदि वो पक्षी वहाँ पाए जाते हैं। अनेक पक्षियों का वहाँ निवास है, उस बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये जो लेसन है वो इसी बात पर डिपेंड कर रहा है कि वन्य जीव, उनका संरक्षण किस प्रकार है, क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं वनों का महत्व। देखिए, वन है वो प्रकृति द्वारा दिया गया एक हमारे लिए अमूल्य उपहार है। क्योंकि वनों से हमें शुद्ध हवा मिलती है और वो ही वर्षा करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे क्या करते हैं, जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाए रखते हैं और जलवायु को सम बनाने में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। इनके साथ ही साथ आजीविका के अनेक साधन भी हमें वनों से प्राप्त होते हैं। वनों का जो आर्थिक महत्व है उसकी अगर हम बात करें तो वनों से हमें कई ऐसे उत्पाद प्राप्त होते हैं जो लाभदायक होते हैं या आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस आदि कई प्रकार की सामग्रियां हैं, औषधियाँ हैं, वो हमें वनों से प्राप्त होती है। वनों के प्रकार की जहाँ तक बात करें तो देखिए, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग, कितना भाग, 10वां भाग वन क्षेत्र है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें तो वो है उदयपुर के अंदर, और सबसे कम वन क्षेत्र की बात करें तो वह है चूरू। यानी राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिनमें सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र है उदयपुर और सबसे कम वनों वाला क्षेत्र है चूरू। वनों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, आरक्षित वन, और दूसरा है इसमें सुरक्षित वन। ठीक है, और तीसरा इसमें आता है अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन को देखिए, आरक्षित वन है वो पूरी तरीके से सरकारी नियंत्रण में आते हैं। तो यहाँ पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए सरकार इन्हें अपने नियंत्रण में ले लेती है। यहाँ न तो पशु चराने का काम होता है और ना ही यहाँ लकड़ी काटने का काम होता है। यानी पशु चराने और लकड़ी काटने पर पूरी तरीके से यहाँ प्रतिबंध होता है। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र की बात करें तो उसका 1/3 से अधिक वन क्षेत्र है वो आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दूसरा है सुरक्षित वन क्षेत्र। देखिए, आरक्षित वन क्षेत्र है वो भी सरकारी नियंत्रण में था, उसी प्रकार सुरक्षित वन क्षेत्र है वो भी सरकारी नियंत्रण में होता है। लेकिन इस सुरक्षित वन क्षेत्र के अंदर लकड़ी काटने, पशुओं को चराने की कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाती है। ठीक है, यानी आरक्षित वन में किसी प्रकार की छूट नहीं है, सुरक्षित वन में कुछ छूट दी जाती है। तो सुरक्षित प्रकार के जो वन हैं वो वन क्षेत्र है वो कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक भाग पर फैले हुए हैं। ठीक है, यानी आधे से अधिक भाग पर ये फैले हुए हमें मिले हैं। नेक्स्ट इसमें देखें तीसरा अवर्गीकृत। अवर्गीकृत वन की बात करें तो वन में पशु चराने, लकड़ी काटने आदि पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता, उनको पूरी तरीके से छूट होती है, तो वो अवर्गीकृत के अंतर्गत आते हैं, इनमें कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण, देखिए हम जानते हैं कि अरावली पर्वतमाला है राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, इसके एक
एक जो पश्चिमी भाग है वो धरातल बिल्कुल मरुस्थलीय है, ठीक है, और दूसरी तरफ हम देखें तो वो कुछ अच्छी जलवायु वाला क्षेत्र है, क्योंकि एक तरफ मरुस्थल है तो दूसरी तरफ कुछ अरावली पर्वतमाला के कारण बरसात होने से अच्छी स्थिति होती है। तो राजस्थान का जो धरातलीय स्वरूप है, जलवायु है, वर्षा की मात्रा, मिट्टी की भिन्नता, ये सब यहाँ वनस्पति को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। इसलिए राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं, और इन्हीं वनों में सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। देखिए, ये जो वन क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय, राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। इन शुष्क अर्धशुष्क भागों के अंदर बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि क्षेत्र आते हैं, और ये अधिकांश क्षेत्र अपन जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान की तरफ हैं। तो यहाँ जो झाड़ियाँ और कंटीले वन है वो उष्णकटिबंधीय कंटीले वन के रूप में है। मुख्य वृक्ष की बात करें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर तो रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम आदि इस क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। और ये जो मरुस्थल की वनस्पति है उसको मरुद्भिद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ मुख्य क्या है? यहाँ रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, नीम, केर, ये यहाँ मुख्य रूप से पाए जाने वाले वनस्पति में आते हैं। इस क्षेत्र में विशेषताएं क्या होती है? देखिए, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाएंगे। उस क्षेत्र में खास बात ये होती है कि यहाँ तापमान अधिक और वर्षा बहुत ही कम होती है, यानी तापमान ज़्यादा रहेगा और बरसात की मात्रा यहाँ बहुत ही कम होगी। और इस क्षेत्र में जो वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियां बहुत ही छोटी छोटी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वाष्पीकरण कम से कम होता है, और वाष्पीकरण कम होगा तो ये कम पानी के अंदर भी यहाँ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसके अलावा पेड़ों की जड़ें गहराई तक जाती हैं, जिसके कारण वो नीचे तक से पानी इकट्ठा करने का काम करती हैं, पानी सोख सकती हैं। इस रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर खेजड़ी एक बहुउपयोगी वृक्ष के रूप में है, और खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, और राजस्थान का राज्य वृक्ष भी खेजड़ी है। इसके अलावा चित्र में जैसे रोहिड़ा दे रखा है, तो ये रोहिड़ा है वो राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवण घास जो एक अत्यंत पौष्टिक घास के रूप में प्रसिद्ध है, वो जैसलमेर के क्षेत्रों में विशेष रूप से पाई जाती है। तो ये सब क्या है? ये सब उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों की श्रेणी के अंदर आने वाले फसलें हैं, या यूँ कहें कि ये पादप है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। देखिए, ये जो वन है वो मानसूनी वन कहलाते हैं। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय कंटीले वन थे वो मरुद्भिद थे, और यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है वो मानसूनी वन के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और ये वन राजस्थान में देखें तो मुख्यतः कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? इनके अंदर मुख्य क्षेत्र हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, सवाईमाधोपुर, जयपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाले वन हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ उष्णकटिबंध में क्या होता है कि जहाँ गर्मियाँ आती है तब ये पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ये यहाँ विशेष बात देखने को मिलती है। तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ के अंदर कौन कौन से वन हैं? इनके अंदर है सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि। ठीक है, ये जो सागवान, शीशम, बरगद, सालर, महुआ, ये जो इस प्रकार के फल हैं या वृक्ष हैं, इनकी अधिकांश लकड़ियाँ क्या होती है? मजबूत होती है। यानी ये जो पेड़ हैं, इन पेड़ों की अधिकांश की लकड़ियाँ मजबूत है, और इन वनों के जो पेड़ है वो ग्रीष्म ऋतु आने पर अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, जिसके कारण पानी को अपने अंदर स्टोर करके रख पाते हैं, और पानी की कमी के दौरान भी वो जीवित रह पाते हैं।
नेक्स्ट है तीसरा पार्ट अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, यानी जो पहला था उष्ण कटिबंधीय कंटीला वो था मरुद्विद, उसके बाद था उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़, तो शुष्क पतझड़ था वो था मानसूनी। अब अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, तो ये है सदाबहार, यानी सदाबहार वो है जो सदा हरा भरा रहता है। तो सदा हरा भरे रहेगा इसका मतलब उसको समय समय पर पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा। तो ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, यानी सदैव हरे भरे सदाबहार अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन है वो पर्वतीय क्षेत्र आबू पर पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भाग में ही होते हैं और इनमें से भी मुख्यतः कौन कौन से हैं, इन वनों में मुख्यतः आम, ठीक है, बांस, सागवान आदि वृक्ष यहाँ विशेष तौर से पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान। देखिए राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, संरक्षित क्षेत्र है, ये किसी विशेष कार्य के कारण तैयार किए जाते हैं। तो ये जीवों को सुरक्षित रखने के लिए और हमारी प्राकृतिक वनस्पति को बचाए रखने के लिए या बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इन राष्ट्रीय उद्यान के अंदर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, ये भरतपुर जिले में, और ये साइबेरियन करेन, बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि के लिए प्रसिद्ध है और ये पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। विशेष तौर पर केवलादेव साइबेरियन करेन के लिए प्रसिद्ध है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर के अंदर है वो बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि के लिए प्रसिद्ध है और भारतीय बाघ के लिए रणथंभौर अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान विशेष तौर से जाना जाता है या प्रसिद्ध है। मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, देखिए कोटा चित्तौड़, यानी चित्तौड़ का भी पर्टिकुलर क्षेत्र है रावतबाटा, कोटा चित्तौड़ जिले में ये फैला हुआ है। कौन सा? मुकुंद्रा हिल्स। यहाँ बाघ, रीछ, जरख, गिद्दड़, भेड़िया, सांबर, चित्तड़, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि मुकुंद्रा हिल क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य जंतु है। ठीक है, नेक्स्ट है वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो नाम में लग रहा है अभ्यारण्य, अभयारण्य, यानी ऐसा क्षेत्र जो भय मुक्त हो, तो इसका तात्पर्य हुआ अभयारण्य का मतलब क्या हुआ? भय मुक्त वन, यानी ऐसा वन जहाँ वन्य जीव है वो भय रहित रह सके या सुरक्षित रह सके, वो अभयारण्य कहलाता है और भय मुक्त रखने के लिए अभयारण्य बनाए जाते हैं। ठीक है, अब राजस्थान के अंदर कौन कौन से अभयारण्य बनाए गए इसकी देखो, ये हमें एक टेबल दी गई है। जैसे राष्ट्रीय मरुद्यान है जो जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है, और यहाँ विशेष देखें तो यहाँ गोडावण जो राज्य पक्षी है वो राष्ट्रीय मृग उद्यान का विशेष है। इस प्रकार राष्ट्रीय मृग उद्यान वन्यजीव अभयारण्य जैसे बाड़मेर 2 जिलों के अंदर फैला हुआ है। केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य ये सवाई माधोपुर में है जो अपने भेड़िया, चित्तड़ वगैरह के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ अभयारण्य, देखिए कुंभलगढ़ अभयारण्य है वो राजसमंद, पाली, उदयपुर 3 क्षेत्रों के अंदर 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है और ये भी बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय आदि के लिए अपना विशेष स्थान रखता है। फुलवारी की नाल अभयारण्य उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर, जो बाघ, चित्तल, सियार, भेड़िया, सांबर के लिए प्रसिद्ध है। फुलवारी की नाल में विशेषकर भेड़िया यहाँ प्रसिद्ध है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, देखिए सरिस्का है वो बाघ के रूप में विशेष तौर से जाना जाता है और ये बाघ परियोजना के अंतर्गत है। और सरिस्का कहाँ है? अलवर के अंदर है। टाटगढ़ रावड़ी वन्यजीव अभयारण्य, देखिए जिस प्रकार हमने कुंभलगढ़ देखा था राजसमंद, पाली, उदयपुर, उसी प्रकार टाटगढ़ रावड़ी अभयारण्य वो भी राजसमंद, अजमेर और पाली 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है, जहाँ तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय और रीछ ये रावली टाटगढ़ के विशेष हैं। सीता माता अभयारण्य,
ये भी 3 जिलों प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। कौन कौन से हैं? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर यहाँ फैला हुआ है। और यहाँ की विशेष बात है उड़न गिलहरी और लोमड़ी। यानी उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? तो वह है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य के अंदर। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य, देखिए माउंट आबू सिरोही के अंदर जो है वहाँ जंगली मुर्गा विशेष तौर से प्रसिद्ध है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य ये बूंदी के अंदर है, जो विषधारी सांप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी कहाँ है? बूंदी। जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर है, जो बघेरा, जरक, सियार आदि के लिए प्रसिद्ध है। और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य, जो देखिए कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर 4 जिलों की सीमा में फैला हुआ है। और धौलपुर है वहाँ विशेषकर वो चंबल नदी के किनारे या सहारे क्षेत्र के अंदर ये फैला हुआ है। यहाँ भेड़िया, घड़ियाल, देखिए राष्ट्रीय चंबल के अंदर विशेष तौर से घड़ियाल प्रसिद्ध है। इसके अलावा भेड़िया, सियार, लोमड़ी आदि भी यहाँ के विशेष पशु हैं या विशेष जानवर जो क्षेत्र में पाए जाते हैं वो है। इसके अलावा भी राजस्थान के अंदर हम बात करें तो कुछ अन्य अभयारण्य हैं। देखिए इससे अगर नक्शे की तरफ देखें तो नक्शा हमें स्वतः ही बता रहा है कि किस प्रकार ये, अगर एक रेखा हम अरावली के रूप में देखें तो किस प्रकार अरावली के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों के अंदर कई अभयारण्य वाला क्षेत्र है, जबकि अपन उत्तरी पश्चिमी की ओर चले तो किस प्रकार से अभयारण्य अपने को देखने को मिलते हैं। कारण ये है कि इधर ज़्यादातर है वो, इसका मतलब यहाँ की जलवायु और यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसलिए इधर अपने को ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा अपन राजस्थान में देखिए जवाहर सागर अभयारण्य कहाँ है? कोटा बूंदी के अंदर फैला हुआ है, चित्तौड़ के अंदर फैला हुआ है जवाहर सागर अभयारण्य, कोटा बूंदी चित्तौड़। बंद बारेठा, बंद बारेठा कहाँ है? भरतपुर। ठीक है, बेंसरोडगढ़ अभयारण्य, बस्सी अभयारण्य ये चित्तौड़ के क्षेत्रों के अंदर फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? चित्तौड़ के क्षेत्रों में। राज्य पशु जो दे रखा है चिंकारा, वो वन्य जीव की श्रेणी में हमारा राज्य पशु चित्र में दिख रहा है, जिसके लिए ताल छापर प्रसिद्ध है। इसी प्रकार राज्य पशु ऊंट है, वो पालतू पशुओं की श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है। नेक्स्ट इसमें कौन कौन से अभयारण्य हैं राजस्थान के प्रसिद्ध? इसमें सवाई मानसिंह अभयारण्य, सवाई माधोपुर वन्य जीव अभयारण्य, ये सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य और सवाई माधोपुर वन्य जीव अभयारण्य दोनों ही सवाई माधोपुर के अंदर है। वन विहार अभयारण्य या वन विहार वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। राम सागर अभयारण्य, केसरबाग अभयारण्य ये है धौलपुर के अभयारण्य। जैसमंद वन्य जीव अभयारण्य, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। देखिए जैसमंद और सज्जनगढ़ दोनों ही उदयपुर में है, सज्जनगढ़ छोटे अभयारण्यों के अंदर आता है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बारा और ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य है चूरू के अंदर। राजस्थान में रणथंभौर, यहाँ विशेष ध्यान रखें कि राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स कौन कौन सी स्थिति है? रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील ये वेटलैंड या नम भूमि स्थल है जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। कौन कौन? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांबर झील ये वेटलैंड नम भूमि क्षेत्र है जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीवों की श्रेणी में चिंकारा और पालतू पशुओं की श्रेणी में राज्य पशु कौन सा है? ऊंट। राजस्थान के अंदर या यूं कहे भारत के अंदर राष्ट्रीय वन नीति है, उसके बारे में क्या कुछ है? देखिए राष्ट्रीय वन नीति है, वो नीति 1952 के अंदर बनी थी जो 1988 में संशोधित हुई। इसमें पाया गया था कि कुल क्षेत्रफल का 33% जो भाग है वो वनों से आच्छादित होना चाहिए। और राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग में 20% वृक्षाजित करने का लक्ष्य रखा गया था।
यानी राजस्थान राज्य की वन नीति जो 2010 में बनी थी, उसमें यह तय किया गया था कि राजस्थान के संपूर्ण भूभाग के 20% क्षेत्र को वनाच्छादित किया जाएगा, ताकि हम पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन को बनाए रख सकें और प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी कर सके। लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% ही है। यानी 2010 की नीति में ये निर्धारित किया गया था कि 20% वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन वर्तमान में 10% क्षेत्र ही वनाच्छादित है। क्यों? वनों के अंधाधुंध कटाई हो रही है, जागरूकता का अभाव है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है। और आरक्षित वन का क्षेत्रफल है वो समय के साथ कम होता जा रहा है। आरक्षित वहाँ जो सरकार पूरी तरीके से प्रतिबंध रखती है वो लगातार कम होता जा रहा है, अंधाधुंध कटाई हो रही है, लोगों में जागरूकता नहीं है। राजस्थान में वनों का विस्तार और संरक्षण ये प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वन संरक्षण के उद्देश्य से राजस्थान राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता फैलाने के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं। लकड़ी काटने से रोका जाता है, वृक्षारोपण, चारागाह विकास, ठीक है, सामाजिक वानिकी आदि कार्यों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। जोधपुर के अंदर एक संस्था है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी। अक्सर पूछा जाता है काजरी कहाँ है, तो जोधपुर में। काजरी का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। इसी प्रकार शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, वो भी वहीं है, आफरी जोधपुर, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों और वन्य जीवों के विकास के लिए अनुसंधान करना। यानी आफरी और काजरी का उद्देश्य क्या है कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है वह वनों और वन्य जीवों के विकास के लिए अनुसंधान करते रहे। नेक्स्ट विशेष बात जो हमें दे रखी है वो क्या है? देखिए, राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ी गांव में जब ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था तो यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया। तब अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 की घटना है। अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 में 363 लोगों ने, जिनमें स्त्री पुरुष दोनों थे, उन्होंने उनको बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर अपना बलिदान दे दिया था। उन्हीं अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग वन स्थापित किया गया है और प्रतिवर्ष खेजड़ली गांव में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को, कब? भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ एक वृक्ष मेला लगता है। तो जोधपुर के खेजड़ी गांव में लगने वाला वृक्ष मेला विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, जो यहाँ अमृता देवी और उनके साथ जिन लोगों ने बलिदान दिया था उनकी याद में मनाया जाता है। धन्यवाद।